यदि आप 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग यह सॉल्यूशन करवाने वाले हैं कि 5 फरवरी का जो आपका ज्योग्राफी का पेपर होगा, जो आपका भूगोल का पेपर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो 5 फरवरी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में 100% टकराएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और बिल्कुल आपका रियल पेपर होने वाला। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2026 एग्जाम के लिए आपका वार्षिक यहाँ पे है एनुअल एग्जामिनेशन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आपको बताएं ना जी, आपका 100% क्या यहाँ पे 100% एग्जाम में लड़ने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्योंकि क्या होता है कि हमारे क्लास में लगातार यहाँ पे 2000 बच्चों का 2 के बच्चों का कमेंट आया था कि भैया आप लोग ज्योग्राफी का 5 फरवरी को आने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि 5 फरवरी को कौन सा क्वेश्चन आएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे 20 क्वेश्चन टोटल आपको बताएंगे, और सभी का सभी आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा ना जी, आपको यहाँ पे कुल प्रश्नों के बारे में बात करते हैं तो 70% रहेगा ऑब्जेक्टिव, जिसमें से आपको 35 बनाना रहेगा, 20 गो रहेगा आपका क्या रहेगा 2 नंबर वाला क्वेश्चन, जिसमें से आपको केवल 10 बनाना, और यहाँ पे 6 क्वेश्चन रहेगा आपका 5 नंबर वाला, और इसमें से केवल और केवल आपको 3 बनाना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके साथ ही साथ समय के बारे में बात करते हैं तो आपको जो समय दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, और 3 घंटा समय में आपको सबसे पहला क्या करना है जी, ऑब्जेक्टिव बनाना है, और उसके साथ ही साथ सब्जेक्टिव को भी 3 घंटा में बनाना। और यहाँ पे जो आपका 15 मिनट का समय दिया जाता है ना छोटुआ, ये किस लिए दिया जाता है कि आपका जो OMR पेपर होता है ना, उसमें कुछ जानकारी को भरना होता है, जैसे कि आपका नाम, आपके माता जी का नाम, आपके पिताजी का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का कोड, सब्जेक्ट कोड, ये सब भरना होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 5 फरवरी को एग्जाम देने के लिए जाइएगा तो ये 15 मिनट का जो समय रहेगा उसमें OMR पे जितना भी इंफॉर्मेशन रहता है सबको भर लेना है, तभी आप एग्जाम में बेहतर कीजिएगा। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बात कर लिया जाए मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जैसे ही कॉपी आपको मिलता है आप लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या कि परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, इंट्रोडक्शन फॉर द यहाँ पे कैंडिडेट्स है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो तमाम निर्देश को आपको जरूर पढ़ लेना है, एग्जाम में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताइए ना सर, तो देखिए आप सबका इंतजार खत्म हुआ, और यहाँ पे खंड बा आ गया, और आपका जो पेपर एग्जाम में आएगा उसमें भी खंड बा रहेगा, और गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका मतलब सीधा सा होता है ना जी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले आपको आज के सॉल्यूशन में करवाने वाला है कि लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करवाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में 100% इसी तरह का पेपर आएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इससे एग्जाम में छापने वाला क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन पेपर को मिला करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्देश को आप लोग सबसे पहले पढ़िएगा कि प्रश्न संख्या 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, क्या है मतलब टोटल आपको 20 गो प्रश्न दिया गया, और जिनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के ही उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्नों के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब 20 प्रश्न में से केवल आपको 10 बनाना है, और आपको एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा, और इस तरह से 10 गुने 2 कीजिएगा, टोटल 20 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आप सब जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई कि मानव भूगोल के, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न जो हमारे पास दिया है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रश्न संख्या 2, इसका काफ यहाँ पे कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या है कि प्रवास से संबंधित, क्या प्रवास से संबंधित किन्हीं 2 प्रतिकर्ष कारकों का यहाँ पे उल्लेख करना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। उत्तर देकर के हमें लिखना है कि सामान्य धक्का कारक कम उत्पादकता है, बेरोजगारी और अविकसितता, खराब स्थिति और अवसरों की कमी प्रगति, ठीक है, अवसरों की कमी प्रगति और प्राकृतिक संसाधनों की कमी और प्राकृतिक आपदाएं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे केवल 2 आपको प्रतिकर्ष लिखना था, तो आप लोग 2 ही लिखिएगा। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे बात करते हैं ना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास प्रश्न संख्या क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर जो हमारे पास 3 दिया गया, इसका सिंपल सा कहना है कि लिंग संचार
संरचना, क्या लिंग संरचना से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग बेहतर करते रहिएगा, क्योंकि कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों कि सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो आप लोग मेहनत कीजिएगा, आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो चलिए क्या कि लिंग संरचना, क्या संरचना एक भौगोलिक उपक्षेत्र की जनसंख्या के लिंग अनुपात की विशेषताओं को बताता है। आर्थिक यहाँ पे नीतियों को बनाने में जनसंख्या की आय और लिंग संरचना महत्वपूर्ण घटक है। यह सामाजिक यहाँ पे प्रावधान की योजना बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इतना आप लिखिएगा नजदीक, आपको 2 में से 2 नंबर 100% दिया जाएगा, क्योंकि आप 12th ज्ञान से स्टडी कर रहे हैं। और 12th ज्ञान मतलब कि क्या होता है, क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। और आज के क्लास के अंतर्गत हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं कि क्लास 12 ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न संख्या 4 कि रोपण कृषि की किन्हीं 4 फसलों के नाम लिखना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप इसको VBI कर दीजिएगा, और सभी का सभी आपके एग्जाम में 100% छापने वाला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो क्या कहता है कि रोपण फसल के मतलब 4 रोपण फसल के नाम लिखना। तो सबसे पहले रोपण कृषि की मुख्य फसलें हैं, कौन सा है, चाय हो गया, कॉफी हो गया, यहाँ पे कोको है, रबर है, गन्ना है, कपास है, केला है और अनानास है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ऑप्शन मतलब क्या, इतना जितना भी दिया गया ना सभी का सभी रोपण फसल है। और आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और उसके साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहेंगे कि इसका PDF लेने के लिए आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। और कहां PDF मिलेगा, क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा, आपको अंत में हम बता देंगे PDF आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न, क्या प्रश्न नंबर 5 है कि सहकारी कृषि क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो उत्तर देंगे, इस लाइन में नहीं लिखेंगे और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि सहकारी खेती मुख्य रूप से कृषि पद्धतियों को प्रदर्शित करती है जहां खेती के संचालन सहकारी रूप से किए जाते हैं। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें लिखना है कि इसमें कुछ सामान्य एजेंसियों के साथ संयुक्त रूप से व्यक्तियों द्वारा अपनी जोत पर कृषि पद्धतियों का संचालन किया जाता है। ये एजेंसियां बीज, उर्वरक, उपकरण आदि जैसे कृषि वहां पे आदानों के संग्रह और खरीद और उनकी कृषि उपज की बिक्री के लिए उनकी ओर से गठित होते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 100% वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आपके एग्जाम में सभी का सभी प्रश्न आपका छपने वाला है। तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, आपको PDF भी इसका फ्री में मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह से आप रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और हमारे पास हमारे स्क्रीन पे 6 नंबर प्रश्न संख्या 6 दिया गया है कि जो 2 चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। क्या है कि 2 चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलापों का यहाँ पे उल्लेख करना है। तो इस लाइन में नहीं लिखेंगे और यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे कि खुदरा और थोक व्यापार चतुर्धातुक यहाँ पे गतिविधियों, क्या चतुर्धातुक यहाँ पे गतिविधियों का एक उदाहरण है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और उसके बाद आर्थिक गतिविधियों वस्तुओं या सेवाओं को बनाने, उपलब्ध कराने, खरीदने या बेचने की गतिविधियां हैं। कोई भी कार्य जिनमें उत्पादकों या सेवाओं का उत्पादन या वितरण या उपभोक्ता शामिल है एक आर्थिक गतिविधि कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, 2 में से 2 नंबर आपको दिया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसलिए आप लोग रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए, कभी भी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। क्या कभी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसी तरह से आप रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए, एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 7 नंबर का प्रश्न। क्या 7 नंबर का प्रश्न मेरे प्यारे प्यारे बच्चों क्या कहता है जी कि यहाँ पे साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, मल्टी VBI। सबसे पहला कहना चाहेंगे जी, इसको आप VBI कर दीजिएगा। और कहते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आपको एग्जाम में टारगेट रखना कि 400+ नंबर लाना है, इसके लिए जितना मेहनत करना पड़े अपने आप को झोंक दीजिएगा। तो क्या कि साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, तो इसका उत्तर लिखेंगे और इस लाइन को छोड़ करके यहां से लिखेंगे कि साइबर स्पेस क्या, साइबर स्पेस संगणक नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को कहते हैं। क्या बनने वाले वातावरण को कहते हैं। यह शब्द 1990 के दशक में लोकप्रिय हुआ जब इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था और इससे उत्पन्न होने वाले परिस्थितियों और सामाजिक मानसिक परिघटनाओं के लिए एक संक्षिप्त शब्द की आवश्यकता हुई मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।
और इतना लिखेगा 2 नंबर आपको मिलेगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, गेसिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो क्या है कि स्थान एवं स्थिति के मध्य अंतर बताएं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक शब्द यहाँ पे स्थान है जी, और दूसरा शब्द क्या है, स्थिति है। मतलब प्लेस और कंडीशन, क्या कंडीशन के मध्य अंतर आपको बताने के लिए बोला है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो बस वही काम नहीं करेंगे विनोद, इस लाइन को छोड़ेंगे, यहां से लिखेंगे कि स्थान का संबंध उस भूभाग से है जहां मानव बस्ती बनाकर रहते हैं। क्या करते हैं, स्थान हम लोग उस भूभाग को कहते हैं जहां मनुष्य बस्ती बनाकर रहते हैं, साथ ही वे उनके जिनोपयोगी मतलब जीवन के लिए उपयोगी क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं, जहां की यहाँ पे जबकि स्थिति का संबंध उस भौगोलिक या यहाँ पे पर्यावरणीय यहाँ पे दृश्यों के अलावा समीपस्थ बस्तियों से है, जिनसे एक बस्ती प्रभावित होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो इसका होगा 100% करेक्ट आंसर होगा, और एग्जाम के लिए बिल्कुल सही है और बिल्कुल इजी शब्द में इसका आंसर को लेकर के आए हैं। तो आप लोग इसी तरह से रेगुलर क्लासेस को देखते रहे मेरे प्यारे बच्चों। यकीन मानिए आपको बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। क्या आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा, इसलिए आप लोग रेगुलर मेहनत कीजिए। क्या आप लोग रेगुलर मेहनत करते रहिए, आपको कभी भी एग्जाम में बेहतर परसेंट स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 है कि यहाँ पे पार है कैनेडियन रेल मार्ग की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पे पार है कैनेडियन रेल मार्ग के 4 विशेषता को लिखना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे कैनेडियन रेलवे 1750 किलोमीटर लंबा और मॉन्ट्रियल ओटावा और यहाँ पे क्या विट्रीफेग के माध्यम से पूर्व में यहाँ पे हैलिफैक्स से पश्चिम में यहाँ पे वैंकूवर तक फैलता है। यह शुरू में पश्चिमी टूट पर ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में शामिल करने के लिए एक समझौते के एक भाग के रूप में बनाया गया था। और इसने आर्थिक महत्व प्राप्त किया क्योंकि इसने यहाँ पे क्यूबेक, मॉन्ट्रियल यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र को प्रेषित क्षेत्र के गेहूं के क्षेत्र में और उत्तर में यहाँ पे शंकुधारी वन क्षेत्र से जोड़ा है। इस प्रकार उनमें से एक प्रत्येक को दूसरे के लिए पूरक बना दिया गया। एक लूप लाइन इसे विश्व के महत्वपूर्ण जलमार्गों से जोड़ती है। यह कनाडा की आर्थिक धमनी है और इस मार्ग पर गेहूं और मांस का महत्वपूर्ण निर्यात होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाएगा, सभी का सभी गेसिंग क्वेश्चन है, तो कभी आप इग्नोर नहीं कीजिएगा, सभी का सभी आपका रियल पेपर होने वाला। तो चलिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया 10 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का नाम लिखिए। देखिए वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का नाम लिखना है। VVI क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कहते हैं ना जी कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे क्या है जी मोस्ट इंपोर्टेंट कि कोयला, यहाँ पे क्या कि वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत का नाम लिखना है। तो कोयला, मिट्टी के तेल, जालक लकड़ी, गोबर के केक, सिगरेट से निकलने वाले धुएं आदि के जलने के दौरान यहाँ पे क्या है निकलने वाली आम प्रदूषक गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे को हम लोग CO2 कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग CO कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग CO2 कहते हैं, और सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 आदि लगभग 90% है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। और 11 नंबर का प्रश्न दिया गया ना जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जिन श्रमिकों ने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम किया है, क्या काम किया था, उन्हें मुख्य श्रमिक कहा जाता था। और वर्ष के अधिकांश भाग का अर्थ 6 महीने, क्या यहाँ पे 6 महीने मतलब कि 183 दिन या उससे अधिक था। जिन्होंने वर्ष के अधिकांश भाग के लिए काम
वर्ष के अधिकांश भाग के लिए यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिएगा, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तमाम क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे क्या कहता है जी कि अधिकांश भाग के लिए काम नहीं किया था मतलब कि अर्थात जिन्होंने एक वर्ष में 6 महीने से कम या 183 दिनों से कम काम किया था, जो सीमांत श्रमिक कहे जाते थे। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपका 100% छपेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका रियल पेपर है। तो चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या कहता है जी, यहाँ पे कहता है ना जी प्रश्न संख्या 11 क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2 सघनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें लिखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2 राज्य जहां भारत में जनसंख्या का घनत्व यहाँ पे उच्चतम घनत्व है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश था जहां पे 828 प्रति किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा, और उसके बाद महाराष्ट्र मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप लोग इसको सही मान लीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाना है और 100% आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से आप लिखिएगा, और इसको सिंपल से आप भी लिख सकते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2 राज्य हैं जहां भारत में जनसंख्या का उच्चतम घनत्व, सबसे पहला उत्तर प्रदेश और दूसरा आप लोग महाराष्ट्र लिख दीजिएगा। बस आपको ज्यादा नहीं लिखना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहता है जी कि यहाँ पे क्या है, फसल गहनता की गणना कैसे की जाती है। क्या फसल है, क्या फसल गहनता की गणना कैसे की जाती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर देकर के कि यह एक कृषि वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान एक खेत से कई फसलें उगाने को संदर्भित करता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और इसे सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, फसल सघनता यहाँ पे सकल फसली क्षेत्र बटा में बोया गया क्षेत्र गुने पे यहाँ पे शो होता है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वही बात करते हैं ना जी 14 नंबर का प्रश्न, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपका छपेगा क्योंकि 100% आपका वायरल पेपर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है कि उत्तर भारत में सिंचाई के मुख्य स्रोत क्या है। देखिए यहाँ पे आंसर देकर के लिखेंगे उत्तर भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन तथा नलकूप के बाद क्या, यहाँ पे सीधा सा क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कि उत्तर भारत में यहाँ पे सिंचाई, यहाँ पे क्या है कि सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन तथा नलकूप के बाद का दूसरा स्थान है मेरे प्यारे बच्चों। परंतु सिंचाई का यहाँ पे मध्यम दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है, क्योंकि यह प्रणाली उन्हीं क्षेत्रों में विस्तृत है जहां बड़े समतल मैदान है तथा मिट्टी गहनी एवं उपजाऊ है और जहां सदाबहानी नदियां वहां पे बहती है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वही बात करते हैं ना जी 15 नंबर का प्रश्न आपको टोटल हम आपको बताए ना जी कि टोटल आपको 20 वायरल क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे और आपके एग्जाम में छपेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे प्रश्न संख्या 15 क्या कि ऊर्जा के नवीनीकरण नवीकरणीय क्या, यहाँ पे सीधा सा देखिए ना जी कि ऊर्जा का नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोतों में अंतर स्पष्ट करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे क्या है, अच्छे संसाधन वे संसाधन है जिन्हें समय के साथ प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सकता है, और दूसरी ओर गैर नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक संसाधन है जो शीघ्र ही फिर से भरने वाले नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अक्षय संसाधन प्रकृति में अनंत मात्रा में मौजूद होते हैं, लेकिन गैर नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं मात्रा में सीमित होते हैं, और एक बार इसका इस्तेमाल कर लेने के बाद दोबारा इसका हम लोग निर्माण नहीं कर सकते। और 16 नंबर का प्रश्न काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आप सबके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग वीडियो को कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है कि गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योगों के नाम लिखना है। देखिए गुजरात के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग का नाम लिखना है। तो सबसे पहले क्या है, गुजरात के 4 महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र है। सबसे पहले अहमदाबाद, उसके बाद सूरत, और यहाँ पे वडोदरा है, और यहाँ पे राजकोट है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल जितना भी दिया गया सभी का सभी सही है। और 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न संख्या क्या, प्रश्न संख्या हमारे पास 17 है कि यहाँ पे क्या स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। देखिए इसमें लिखना कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निजी क्षेत्र, राज्य के यहाँ पे स्वामित्व वाला या सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र, और यहाँ पे अगला क्या है संयुक्त क्षेत्र है, और सहकारी क्षेत्र है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वही बात करते हैं ना जी अगला जो क्वेश्चन हमारे पास 18 नंबर का दिया गया है और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कि पतन और यहाँ पे पोताश्रय, क्या पोताश्रय में अंतर बताना
मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में छपेगा। तो चलिए इसके आंसर के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे दिल के धड़कन को तेज करने वाला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि पोर्ट कुछ भी नहीं है। क्या पोर्ट जो है ना कुछ भी नहीं है, नावों के डॉकिंग, ट्रैफिक और भंडारण के लिए जगह है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखना कि इसके विपरीत एक बंदरगाह नावों के भंडारण के लिए एक जगह है। बंदरगाह मनुष्य की एक रचना है, जबकि बंदरगाह प्राकृतिक या मानव निर्मित दोनों है। बंदरगाहों द्वारा यहाँ पे परोसा जाने वाला मूल उद्देश्य व्यापारिक सुविधा, सामान और यहाँ पे कार्गो प्रदान करना है, और एक देश दूसरे देश में इसके विपरीत बंदरगाह का उपयोग सुरक्षित यहाँ पे लंगर यहाँ पे ग्रहणस करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद अगर मौसम नौकायन के लिए उपयुक्त नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और चलिए उसके बाद अगला जो 19 नंबर का प्रश्न है, और हमारे पास केवल एक प्रश्न बचेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आपके एग्जाम में छपेगा, और आपको पीडीएफ भी आपको बता देंगे कि पीडीएफ जो होगा आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा, क्योंकि हम आपसे वादा किए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और आप लोग जल्दी से इस वीडियो पे आप लोग 1000 लाइक को पूरा कर दीजिएगा, आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए क्या है कि चीनी उद्योग मौसमी उद्योग क्यों है, मतलब क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि चीनी उद्योग जो है ना एक प्रकार का मौसमी उद्योग है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है ना विनोद कि चीनी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल गन्ना है। क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि मतलब चीनी उद्योग को सुचारू रूप से चलाना, तो उसके लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल जो है क्या है, गन्ना है। क्या गन्ना जब तक नहीं रहेगा तो चीनी उद्योग नहीं चलेगा। क्यों, यहाँ पे क्या जो कि एक विशेष मौसम में ही प्राप्त होता है। क्या गन्ना जो होता है ना एक विशेष मौसम में ही प्राप्त होता है, और उसके बाद ही इसके आवक बंद हो जाती है, साथ ही चीनी उद्योगों में इसका उत्पादन भी। मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है कि क्या जब तक गन्ना का उत्पादन नहीं होगा तब तक चीनी मिल चलेगा, और गन्ना का उत्पादन एक खास मौसम में ही होता है, और इसीलिए चीनी उद्योग को मौसमी उद्योग के नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बस इसी तरह से आप रेगुलर क्लासेस को करते रहिए, एग्जाम में कभी भी दिक्कत आपको नहीं हुआ। कहते हैं ना जी कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो चलिए यहाँ पे अगला जो 20 नंबर का सबसे अंतिम प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट। और कहते हैं ना जी कि जिसको वायरल पेपर है तो वायरल पेपर आपका है। क्या कहता है जी कि यहाँ पे पेड़ पौधा तथा फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले कहेंगे आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा ना जी, तो आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बन जाइएगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होने देगा। और इसका पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जा करके आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ जो मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको वादा किया बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो आप लोग पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट का अगला क्लास चाहिए।